और वहीं सिस्टम विंडो में ग्लूटोनी सिस्टम के ऑनलाइन का मैसेज आया था। फिर तभी सी चैन की आंखें खुल जाती हैं। फिर वो बैलेंस बनाते हुए वो जमीन पर अच्छे से लैंडिंग करता है। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोचने लगा था आखिर ये जगह कौन सी है और मैं तो सो रहा था, तो मैं अचानक इस जगह पर कैसे आ गया और ये अजीब सा टावर आखिर है क्या। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ जो ब्लड पड़ा होता है उस ब्लड से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। फिर बताया जाता है ये डायर हाउंड है और ये रैंक ई के क्लाउड वॉरियर है। उसे देखकर सी चैन सोचने लगता है एक डीमन, क्या मैं किसी डीमन लेयर के अंदर आ गया हूँ। फिर उसके बाद वो अपने लाइटनिंग ब्लेड को बनाते हुए सोचने लगता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे इनके साथ फाइट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर सी चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सी चैन बहुत तेजी से उस डीमन के गले को अपने लाइटनिंग ब्लेड से काट देता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें डूम का 3 फैंग मिला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सी चैन उन सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी के ताकत से ई रैंक के मॉन्स्टर से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है। ये बिल्कुल असली के जैसे लग रहा है, जैसे कि ये कोई सपना ना हो। और सी चैन को मॉन्स्टर के मारने के साथ साथ उसको एक्सपी मिल रहा होता है और उसके एक्सपी बढ़ने की वजह से वो लेवल 2 पर आ जाता है, जिसे देखकर सी चैन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके वजह से उसके स्टेट्स भी बढ़ गए थे। फिर उसके बाद वो सोचने लगता है क्या मैं इस डीमन लेयर में अकेला हूँ। फिर तभी हमें उसके पीछे डूम फैंग किंग को दिखाया जाता है जो उन सभी डायर हाउंड मॉन्स्टर का किंग था। पर सी चैन अपने लाइटनिंग ब्लेड से उसे बड़े आसानी से मार देता है। फिर वो सोचने लगता है अगर मैं इस जगह पर अकेला हूँ तो मैं इस जगह का अच्छे से यूज करूंगा और इसी के साथ उसका फिर से लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 3 पर पहुंच जाता है और उसे मॉन्स्टर मारने पर रिवॉर्ड मिला था जिसमें 18 डूम के फैंग थे और एक डूम फैंग क्रिस्टल था। फिर वो सोचने लगा था बॉस मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर के कंपेयर में मुझे काफी एक्सपी दिया और मैंने ऑलरेडी 2 लेवल अप भी कर लिया है। फिर तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जिसके ऊपर डिवोरेबल लिखा होता है, जिसे देखकर सी चैन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगता है इसका मतलब क्या है, क्या ये वही हो सकता है, क्या ये ग्लूटोनी की पावर हो सकती है। फिर तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर डिवोर होने लगता है और उसके ऊपर डिवोरिंग के प्रोसेस को भी दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जब डिवोरिंग पूरा हो जाता है तो दिखाया जाता है उसके पास डूम फैंग किंग का पावर आ गया था और इसमें ये फ्रोस्ट बॉडी को यूज कर सकता है जिससे लो टेम्परेचर में इसका डिफेंस काफी बढ़ जाएगा। फिर सी चैन सोचने लगता है मॉन्स्टर ऑब्जॉर्व हो गया और वो एक कार्ड में बदल गया, मैं उन्हें मार कर डिवोर कर सकता हूँ और उन्हें क्लास में बदल सकता हूँ। फिर तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिस पावर को अभी यूज किया वही सेम पावर को डीमन किंग ग्लूटोन यूज करता था। फिर वो सोचने लगता है ग्लूटोनी पावर जैसे डीमन किंग ग्लूटोन यूज करता था, क्या वो पावर मुझे मिल गया है। फिर वो बताता है जैसी क्लास होती है उनकी पावर भी वैसी होती है, कुछ क्लास ताकतवर होती है तो कुछ क्लास कमजोर, पर किसी भी आदमी के पास सिर्फ एक ही क्लास होती है, पर मेरे पास अभी 2 क्लास है। क्या मैं अगर और भी डीमन बेस्ट को डिवोर करता हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे क्लासेस हो जाएंगे, आखिर मुझे ये पावर क्यों मिला है और मेरे पीछे आखिर किस तरह का डीमन टावर है। फिर तभी उसे काफी जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है जिसे महसूस करने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर तभी उस डीमन टावर से एक डीमन निकलता है जिसके दोनों हाथों में 2 बड़े बड़े स्वॉर्ड थे, जो कहता है आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था और उसका नाम लॉर्ड बताया जा रहा था। फिर उसके बाद हमें उस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बैडस दिख रहा था। फिर वो कहता है सी चैन मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से सी चैन निकलता है जो नीचे लैंड करते हुए बैलेंस बना रहा था। फिर वो घसीटते हुए पीछे चले जाता है। फिर वो सोचने लगता है मैं पास्ट लाइफ में एस रैंक तक पहुँचने की लापरवाही की वजह से मरने ही वाला था, पर अभी मेरे कॉम्बैट पावर को देखा जाए तो मैं अभी रैंक डी पर हूँ। अब जब सामने वाला बॉस एस रैंक का है तो हम दोनों के बीच के पावर का गैप काफी ज्यादा बड़ा है। आखिर ये किस तरह का डीमन लेयर है, यहाँ एक एस रैंक का मॉन्स्टर क्यों है और सबसे बड़ी बात वो आखिर मेरा नाम कैसे जानता है। फिर तभी वो लॉर्ड सी चैन के पीछे आ गया था और सी चैन पर अटैक कर दिया था, लेकिन सी चैन अपने लाइटनिंग से थोड़ा बहुत उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसके फोर्स की वजह से वो काफी इंजर्ड हो गया था। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम अभी भी रजिस्ट कर रहे हो। फिर सी चैन बताता है हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक किए, वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है जो मुझे आसानी से मार सकता है। फिर भी वो जानबूझकर मेरे वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, वो मुझे सबमिट कराना चाहता है। फिर वो लॉर्ड कहता है तुम्हें मेरे दिए हुए ऑफर के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रुक कर इस डीमन टावर को गार्ड करना है, ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता है। फिर सी चैन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं इस डीमन लेयर में कभी नहीं रुकूंगा, पर अगले ही पल वो लॉर्ड सी चैन के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है और ये इतना तेजी से हुआ था कि इस अटैक से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें इतने समय से सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि तुम अकेले हो जो इस जगह तक पहुंच पाए हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ जितने भी मॉन्स्टर पड़े थे उन सभी के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है। फिर उसके बाद वो सभी एनर्जी लॉर्ड के अंदर जाने लगता है। फिर लॉर्ड कहता है मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, या तो मेरे साथ तुम यहीं पर रहो या मेरे हाथों मारे जाओ। फिर दिखाया जाता है उसके पावर से वहाँ जितने भी चट्टान थे वो सभी हवा में उड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद सी चैन अपने लैटरिन को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए चुनता हूँ। फिर वो लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं लॉर्ड भी सभी चट्टानों
चट्टानों को सीचैन के ऊपर फेंक देता है, पर सीचैन उन चट्टानों की मदद से ही ऊपर जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों अपना अटैक करने के लिए तैयार थे। फिर सीचैन सोचने लगता है हमारे बीच कई सारे ब्लो एक्सचेंज होने की वजह से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसका अगला अटैक क्या होने वाला है। फिर उसके बाद वो रॉड अपने दोनों स्वॉर्ड से क्रॉस अटैक कर देता है, लेकिन सीचैन पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो उस अटैक से बचकर उसके पीछे आ जाता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ में लाइटनिंग ब्लेड को बनाते हुए सोचने लगता है जब भी ये अटैक करता है तो ये 0.2 सेकंड के लिए रुक जाता है। ये उस समय डिफेंसलेस होता है और यही इसकी कमजोरी है। फिर सीचैन अपने लाइटनिंग ब्लेड से उस लॉर्ड के पीछे से अटैक कर देता है। फिर बताया जाता है लाइटनिंग ब्लेड से अगर उसके वाइटल पॉइंट के ऊपर अटैक किया जाए तो उसका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। फिर सीचैन सोचने लगता है एक डी रैंक एस रैंक को नहीं मार सकता, लेकिन पैरालाइसिस कम से कम उसे कुछ सेकंड के लिए रोक सकता है। उसकी स्पीड काफी तेज है, अभी भी उससे भागने के लिए मेरे पास काफी समय नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने लाइटनिंग फ्लैश का यूज करके वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है। फिर वो सोचने लगता है कुछ सेकंड यहाँ से भागने के लिए काफी होगा, मैंने फाइट करने के दौरान देखा इस पूरे जगह में मात्र उसी जगह पर लाइट का सोर्स है। फिर तभी दिखाया जाता है वो वहाँ पर पहुंच जाता है, पर तभी वो लाइट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सीचैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी उसके पीछे वो लॉर्ड आ जाता है और कहता है ये काफी बुरा है, जिसे देखते हुए तुम आए वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज था जिसे मैंने अपने पीछे छोड़ दिया था। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती और ये जगह कोई डीमन लेयर नहीं है। जीतने की उम्मीद खत्म होने के बाद भी तुम शांत रहे, मुझे एनालाइज किया और अपने लाइफ को रिस्क में लेकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। फिर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका फॉर्म अब चेंज होने लगा था। तुमने मेरे अटैक की कमजोरी को इतने आसानी से ढूंढ लिया, सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिखाया जाता है जो पहले से काफी ज्यादा बैडस दिख रहा था। फिर बताया जाता है ये पुरगेटरी राक्षसा है और ये एक एस रैंक का स्टार वॉरियर है। वहीं उसे देखकर सीचैन काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने डेमन किंग ग्लूटोन से पहले इसे देखा। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें सीचैन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगता है मैंने इस फॉर्म को पहले भी देखा है, ये फॉर्म डेमन किंग ग्लेन यू के पास था। मेरी पास्ट लाइफ में मेरी आखिरी फाइट डेमन किंग ग्लेन यू के साथ थी। वह बैटल के दौरान किसी भी समय अपने क्लास को कई सारे पावरफुल क्लासेस में स्विच कर सकता था, पर उससे फाइट करते समय मैंने उसके एक फॉर्म को साफ साफ देखा था जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और डेमन किंग ग्लेन यू का वो फॉर्म बिल्कुल इसके इस फॉर्म से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये है कि उस समय ग्लूटोनी के पावर ने डेमन किंग ग्लेन यू को जरूर डिवोर कर लिया होगा और अब वो ग्लूटोनी की पावर मेरी बॉडी से मर्ज हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जगह मेरे अंदर है? फिर लॉर्ड कहता है तुम प्रेशर में रहने के बाद भी तुमने न सिर्फ इनक्रेडिबली परफॉर्म किया बल्कि तुम्हारा दिमाग भी काफी तेज है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम यहाँ हर एक चीज के लिए काबिल हो। फिर सीचैन कहता है क्या हर एक चीज के लिए? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर उसके बाद वो लॉर्ड अपने पास से एक की निकालता है जिसका नाम टाइम रिफ्ट की होता है और ये ट्रिपल एस रैंक का होता है और सिर्फ इसकी की मदद से टावर ऑफ डार्कनेस के दरवाजे को खोला जा सकता है। और गाइस टावर ऑफ डार्कनेस इसी डीमन टावर का नाम है। मैं दूसरे साइड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए कुछ नाम चेंज हो सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर लॉर्ड कहता है लेनियो ने कई सारे पावरफुल डेमन को डिवोर कर लिया था और वो सभी पावरफुल डेमन इस टावर के अंदर सील हैं। उन्हें डिवोर करो और ताकतवर बन जाओ, वो तुम्हारे ताकतवर बनने का एक जरिया है। फिर लॉर्ड उस की को सीचैन को दे देता है और सीचैन को भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम्हें एक टाइम रिफ्ट की मिली है। फिर सीचैन कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत ही क्या है? फिर उसके बाद वो हवा में ही डिसअपियर होते हुए कहता है डेमंस के बीच भी मोरालिटी का फर्क होता है। डेमन किंग ने सिर्फ अपने लालच की वजह से मेरे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। मैं इतने समय से उनसे बदला लेने का इंतजार कर रहा था और मैं लकी हूँ कि मुझे वो मौका मिल चुका है और वो तुम हो। उस आदमी ने सही कहा था, तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो, इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद सीचैन कहता आखिर तुम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो? फिर लॉर्ड कहता है तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इस टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर छिपे हुए हैं, जाओ और अपने सवालों के जवाब को खुद खोजो। तुम अब मेरे पावर को ले लो और उनसे बदला लो, अपने और उन सभी के लिए जो तुम पर भरोसा करते हैं। और वहीं सीचैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो लॉर्ड कहता है फोर्थ अब से तुम्हें रुकना नहीं है। और गाइस वो सीचैन को यहाँ फोर्थ कह रहा होता है फोर्थ आगे बढ़ो, टावर ऑफ डार्कनेस के दरवाजे खोलो और सभी को डिवोर कर लो। जो मैंने तुम्हें दया दिखाई वो टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर के डीमन नहीं दिखाएंगे। अंदर के डीमन चालाक और खतरनाक हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ सहना होगा, तुम्हें उन सभी को हराना होगा। तुम एकमात्र अकेले हो जो इस दुनिया के पिनेकल पर खड़े हो सकते हो। फिर उसके बाद आखिर में तुम्हें सभी डीमन किंग को डिवोर करना होगा। वो एकमात्र आदमी जो ऐसा कर सकता है, वो मेरे पावर को लेने के काबिल है। फिर उसके बाद उसकी पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है और उसके अंदर का पावर निकल के सीचैन के पास आ जाता है और वो पावर डिवोर होने लगता है। फिर डिवोरिंग पूरा होने के बाद सीचैन का लेवल अप हो गया था और सीचैन लेवल 3 से सीधा लेवल 10 में चला गया था और उसे रिवॉर्ड में 2 फेंडिस नेदरबॉर्न मिला होता है, मतलब उस लॉर्ड के दोनों स्वॉर्ड मिले थे। फिर उसके बाद सीचैन कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अपने साथ जरूर पूरा करूंगा।
डिवोलिंग पूरा होने के बाद दिखाया जाता है वो एक कार्ड में बदल गया था और उस लॉर्ड का असली नाम एवेसल फिंट था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सीचन अपने नींद से जाग गया होता है और वो हाफते हुए तेजी से उड़ जाता है। फिर उसके चंगू मंगू रूममेट तैयार होते हुए कहते हैं जल्दी करो, हमें देरी नहीं होनी चाहिए, हमें आज अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहननी होगी। और वहीं सीचन सोच रहा होता है मैं अपने डॉर्मेट्री के रूम में वापस आ गया और मेरे जितने भी इंजरीज थे वो सभी ठीक हो गए, क्या वो सब एक सपना था। फिर उसके बाद जब वो अपना सिस्टम विंडो को खोलता है तो उसे देखकर वो सोचने लगता है तो वो सपना असली था और मैंने जो अपने सपने में लूट किया था वो सब मेरे पास है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं एक ही रात में लेवल 10 तक पहुंच गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि मेरी असली रैंक क्या होगी। फिर तभी वहाँ फ्लेम मेज वाला चुमू आता है जो कहता है हे सीचन, कल रात को तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि तुम काफी ताकतवर हो। कहीं तुम इस डॉर्मेट्री रूम में मेरे पोजीशन को छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तुम इस डॉर्मेट्री के एक कुत्ते हो। और उसकी ऐसी बातें सुनकर मालूम काफी घबरा रहा होता है। फिर जो कहता है आज रैंक असेसमेंट शुरू होने वाला है तो चलो देखते हैं तुम्हारा रैंक क्या है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो कह रहा होता है देखकर ऐसा लगता है कि हमारे रूम में हर कोई रैंक ई में है, लेकिन ये मत भूलना कि एक रैंक को भी 3 टायर में बांटा गया है। तुम लो टायर के ई रैंक के लोग हो जबकि मैं एक मिड टायर का ई रैंक का अवेकनर हूँ। यहाँ कोई भी स्टूडेंट मिड टायर डी रैंक से ऊपर का नहीं है और हर एक टायर के पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ 10 डी रैंक के स्टूडेंट हैं जिनका तो तुम पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसके अलावा मेरा 2 सालों से टेस्ट नहीं हुआ है तो कौन जानता है शायद मेरा रैंक और भी बढ़ गया होगा। फिर मालूम कहता है हे सीचन, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा देना, डी रैंक पाने की पूरी कोशिश करना, इससे वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। फिर सीचन कहता है क्या डी रैंक? फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग असेसमेंट वाले जगह पर पहुंच जाते हैं और वहीं जो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ सभी लोग पहले से ही आ गए हैं। फिर उसके बाद हमें गोंग चैंग के उन्हीं 2 चमचों को दिखाया जाता है जो धक्का मुक्की करते हुए और अपना रोला दिखाते हुए वहाँ आ रहे थे। और उन दोनों को देखकर जो काफी ज्यादा डरने लगता है। पर जब जो के पीछे सीचन को खड़ा देखते हैं तो वो दोनों चमचे जो से भी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों अपने सिर झुकाकर कहते हैं सीचन सर, क्या आप यहाँ आए हैं? और जिसे देखकर उन दोनों भाई का मुंह बन जाता है। और वहीं वो जो कह रहा होता है आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लोग सीचन से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं, क्या जो मालूम ने कहा था वो सच था? और वहीं मालूम कह रहा होता है देखा मैंने तुम लोगों को क्या कहा था। फिर उसके बाद सीचन वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी उसके सामने कोई आ जाता है जो कहता है मैंने सुना था कि कल गोंग चैंग का किसी के साथ फाइट हुआ था और इसका नाम क्यांग डी होता है और ये स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर होता है। फिर क्यांग डी कहता है क्या तुम जानते हो कि वो किसका छोटा भाई है? वो हमारे ग्रेट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग का छोटा भाई है। और वहीं उसे देखकर जो बात कर रहा था कि वो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर क्यांग डी है, वो न सिर्फ प्रेसिडेंट का एक अच्छा पालतू कुत्ता है, इसके अलावा वो एक डी रैंक का बिग शॉट भी है। आखिर उसे सीचन से क्या चाहिए? लेकिन माहौल को देखकर ऐसा लगता नहीं है। फिर क्यांग डी कहता है मेरे स्मेल करने का सेंस काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं असली पावर हाउस के स्मेल को सिर्फ सूंघ कर ही पता कर सकता हूँ। फिर क्यांग डी उसके चेहरे के पास आते हुए कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से एक लूजर की बदबू आ रही है जो एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। और वहीं सीचन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और गाइस सिर्फ सोचो, जब सीचन लेवल 1 में था तो वो गोंग चैंग को कुत्ता बना के मारा था, पर अब जब वो लेवल 10 में है तो उसके बड़े भाई को उससे भी बुरी तरह मारेगा। तो गाइस आगे की फाइटिंग काफी अच्छी होने वाली है तो प्लीज सपोर्ट करो। फिर उसके बाद सीचन कहता है तुम कुत्ते हो या कुछ और? फिर क्यांग डी चिल्लाते हुए कहता है तुमने अभी क्या कहा? फिर तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है क्यांग डी रुक जाओ। और ये कहने वाला स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग होता है जो कहता है मैंने पहले इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है और इस मामले में गोंग चैंग की पहली गलती थी। जो आदमी गलत करता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। फिर क्यांग डी भी ठीक है प्रेसिडेंट बोलकर उसके पास जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है गोंग टिंग सीचन को घूर घूर के देख रहा होता है पर सीचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तभी एग्जामिनर कहता है सभी स्टूडेंट लोग ध्यान दो, रैंक असेसमेंट शुरू होने वाला है। स्टूडेंट के नंबर के हिसाब से टेस्ट होगा, जब तुम्हारे नाम को अनाउंस किया जाए तो स्टेज में आ जाना। फिर गोंग टिंग कहता है चलो हमें रैंक असेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए, वो सीचन लगता नहीं कि हमारे लिए कोई खतरा है। और वहीं उसके पीछे खड़ा क्यांग डी पालतू कुत्ते की तरह उसकी बातें मान रहा था। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ से दूर खड़ी लिंग्यो देख रही होती है और उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है तुम यहाँ रैंक असेसमेंट टेस्ट को देखने क्यों आई हो? क्या तुम्हें कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जिस पर ध्यान देना चाहिए? फिर लिंग्यो कहती है क्योंकि शायद ये टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो का नंबर आ गया था। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो देखते हैं अपनी असली ताकत को। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट था जिसके अंदर जाते ही वो एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है रैंक असेसमेंट टेस्ट बनाया गया ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर की जाती है। यहाँ पे डीमन हर्ट होता है जो तुम्हारे एनर्जी को ऑब्जर्व करके तुम्हारा रैंक को बता सकता है। बस अवेकनर को अपनी सारी एनर्जी डीमन हर्ट के सामने रिलीज करना होगा। फिर उसके बाद जो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एनर्जी बॉल को बनाता है और उस एनर्जी बॉल को डीमन हर्ट के ऊपर फेंक देता है। फिर दिखाया जाता है उस डीमन हर्ट में एक आंख भी था जो बंद था। फिर उसके बाद डीमन हर्ट से जो वायर कनेक्टेड था वो वायर उसी टेलीपोर्टेशन गेट से जुड़ा होता है और डीमन हर्ट से एनर्जी निकलकर उसी टेलीपोर्टेशन गेट में जा रहा होता है। फिर तभी उस टेलीपोर्टेशन गेट से आवाज आने लगा था। फिर एक बड़े से स्क्रीन में उसके रैंक को दिखाया जाता है जहाँ वो मिड टायर ई
रैंक का अवेकनर था। फिर एक एग्जामिनर कहता है मिड टायर ई रैंक रिकॉर्डिंग पूरा हुआ। फिर दूसरा कहता है क्या अभी तक पूरा डाटा नहीं आया, और वही मानव उसे चेयर करते हुए कहता है तुम ये कर सकते हो, ये मेन इवेंट है। फिर उसके बाद बताया जाता है रैंक के अलावा एक और चीज को मेजर किया जाता है, वो है पोटेंशियल, कि एक अवेकनर फ्यूचर में और कितना ज्यादा रैंक तक पहुंच सकता है। लोगों का जितना ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है स्टेट भी उनके तरफ उतना ज्यादा ध्यान देता है। और गाइस यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से था। फिर जो वहाँ से निराश होकर जाते हुए कहता है 2 सालों में मेरा रैंक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, मुझे ऐसा लगा था कि मैं डी रैंक तक तो पहुंच ही जाऊंगा। फिर मालक उसे दिलासा देते हुए कहता है निराश मत हो जो भाई, हमारा रैंक तो तुमसे भी कम है, तुम्हारे जैसे हम भी डी रैंक तक नहीं पहुंच सकते। तुम एक अकेले नहीं हो जो डी रैंक तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि यहाँ कई सारे लोग हैं। डी रैंक तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, मुझे तो लगता है कि इस साल कोई भी डी रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर तभी अनाउंस किया जाता है रैंक डी लो टायर मैक्स पोटेंशियल बी रैंक। उसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं ये इस साल का पहला डी रैंक का अवेकनर है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्यांग डी का भी टेस्ट पूरा हो गया होता है, जहाँ उसका रैंक डी रैंक लो टायर था और उसका मैक्स पोटेंशियल ए रैंक था। और उसे देखकर जो अपना सिर पटक रहा होता है और मालूम कह रहा होता है पहले ही 8 डी रैंक के अवेकनर हो गए हैं। फिर एक टकला एग्जामिनर कहता है इस साल हमें काफी डी रैंक के टैलेंट मिले हैं, भले ही वो लो टायर के हैं लेकिन उन्हें रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर दूसरा एग्जामिनर कहता है लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें आमतौर पे हर साल 2 या 3 डी रैंक के अवेकनर ही मिल पाते हैं। ऐसा लगता है कि इस साल का ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट देखने लायक होगा। फिर उसके बाद टेस्ट देने के लिए गोंगटिंग के नाम को अनाउंस किया जाता है। उसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट काफी तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के अलावा इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर भी है और उसे अनगिनत टाइटल भी मिले हैं। वो 2 साल पहले ही डी रैंक में पहुंच गया था और इस साल तक जो अभी तक रैंक को मेजर किया गया है वो सबसे ज्यादा डी रैंक लो टायर का है, और अभी तक कोई भी हमारे स्कूल में डी रैंक मिड टायर से हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। हम ये सोच के हैरान है कि काउंसिल प्रेसिडेंट अभी किस रैंक तक पहुंच गए होंगे। फिर हमें डेमन हार्ट को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें खोल ली थी और उसके सामने गोंगटिंग होता है जो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए सोचने लगता है मैं अपनी असली ताकत को अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे अपनी असली ताकत को ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट के लिए बचा के रखनी है, तभी मैं एक बिगेस्ट सेंसेशन बन पाऊंगा। फिर भी मुझे इतनी पावर तो दिखानी होगी कि मैं स्कूल के हिस्ट्री में नंबर 1 बनूंगा। फिर उसके बाद उसका रैंक और पोटेंशियल आने लगता है, पर उसके पोटेंशियल का कलर येलो कलर का था, जिसे देखकर एग्जामिनर हैरान होते हुए कहता है ये कलर तो एक एस रंग का है। फिर दिखाया जाता है वो अभी के टाइम डी रैंक हाई टायर में होता है और उसका पोटेंशियल एस रैंक का होता है, और एस रैंक के पोटेंशियल को देखकर वहाँ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसका चमचा ग्यांग डी कहता है जैसे कि प्रेसिडेंट से उम्मीद थी, प्रेसिडेंट की जय हो, और उसके सभी चमचे प्रेसिडेंट का नारा लगाने लगते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनर लोग बात करने लगते हैं ये स्कूल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है डी रैंक हाई टायर और पोटेंशियल एस रैंक का, हमें इस रिपोर्ट को सीधा सुपीरियर को करना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी चाटोगिरी करते हुए गोंगटिंग के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। फिर लिंगो के बगल में खड़ा आदमी कहता है सच में इस साल में कई सारे टैलेंट देखने को मिले हैं, तुम्हें पहले से पता था ना कि गोंगटिंग का पोटेंशियल एस रैंक का है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज तुम रैंक असेसमेंट को देखने के लिए क्यों आई हो। फिर बताया जाता है इसका नाम युआन लॉन्ग है और ये नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। फिर लिंग कहती है नहीं मैं सिर्फ उसके लिए नहीं आई हूँ, अगर बात की जाए तो मैं गोंगटिंग से ज्यादा उसके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही हूँ। फिर उसके बाद सी चैन के नाम को अनाउंस किया जाता है। फिर ग्यांग उसके पास आते हुए कहता है ओ बच्चे अपने डॉर्मेट्री रूम के रूममेट्स की इज्जत बचा लेना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने रूममेट्स की तरह ई रैंक दिखाने की हिम्मत नहीं करोगे, अगर तुम चारों का ई रैंक होता है तो तुम पूरी यूनिवर्सिटी के लिए मजाक बन के रह जाओगे, तुम जैसे कमजोरों का झुंड का ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में होना ही शर्मनाक होगा। फिर मालूम कहता है तुम बस इंतजार करो, सी चैन का रैंक देखकर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सी चैन अपने टेस्ट को देने के लिए उस टेलीपोर्टेशन गेट के पार चले जाता है और वहीं उसके रूममेट उम्मीद कर रहे थे कि उसका रैंक ज्यादा होगा। फिर उसके बाद हमें डेमन लेयर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही वो डेमन हट सी चैन को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद सी चैन अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बताता है इस एरा में एक अवेकनर के लिए बेहतर फ्यूचर का एकमात्र तरीका एक हाई रैंक गिल्ड को ज्वाइन करना है, और उन गिल्ड के लिए अपने आप को साबित करने का एकमात्र तरीका ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट है, जिसमें 10 लोगों का एक स्क्वाड होता है और हर कैंडिडेट जिसे चाहे उसे अपने मन से टीममेट के लिए चुन सकता है, और अगर किसी का स्क्वाड फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है तो उसके स्क्वाड के हर एक मेंबर को नेशन के टॉप टायर गिल्ड इंपीरियल गिल्ड में सीधा रिक्रूट कर लिया जाएगा। और गाइस इसे गिल्ड का यंग मास्टर गोंगटिंग है, तो ये टेस्ट किसी के रैंक को मेजर करने के बारे में नहीं है, इसका उससे भी कहीं बड़ा पर्पस है। फिर ग्यांग एक स्टूडेंट को लाते हुए कहते हैं बॉस इसका नाम यान लीन है और ये एक लो टायर डी रैंक अवेकनर है, इसके साथ हमारे स्क्वाड के 10 मेंबर पूरे हो गए हैं, आपके छोटे भाई के अलावा बाकी 9 इस साल के डी रैंक अवेकनर हैं। ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए एक परफेक्ट टीम तैयार हो गई है, रिजल्ट पहले से ही साफ साफ पता चल चुका है, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ही फर्स्ट प्लेस को जीतेगी और फाइनल एमवीपी हमारे प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है ताकतवर लोग हमेशा एक साथ रहते हैं और कमजोरों को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यही आगे बढ़ने और सर्वाइवल का इटरनल लॉ है। फिर मालूम क्या था सी चैन कब से अंदर गया है, आखिर उसे
बाहर निकलने में कितना लंबा समय लगेगा और कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वहाँ सभी स्टूडेंट सी चैन का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर यांग डी कहता है सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं और वो सभी लोग कचरे हैं, हमारी स्क्वाड पहले ही तैयार हो चुकी है, तो चलो एक अच्छा कैरियोके ढूंढते हैं। फिर गोंग टिंग कहता है ठीक है, बाकी टीम मेंबर को बुला लो। फिर तभी दिखाया जाता है वो स्क्रीन में रैंक आने लगता है और सी चैन का रैंक डी रैंक हाई टायर था, जिसे देखकर मालूम और उसके फ्रेंड के अलावा सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोंग टिंग का भी इतना ही रैंक आया था। फिर मालूम काफी खुश होते हुए कहता है देखा, मैंने कहा था ना कि तुम लोगों का सी चैन के रैंक को देखकर बोलती बंद हो जाएगी। और वहीं इस रैंक को देखकर प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाता है और वहीं यांग डी भी काफी हैरान होते हुए कहता है एक हाई टायर डी रैंक, ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है करंट रैंक डी रैंक हाई टायर है, लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि डेमन हंट अभी इंस्टेबल नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पा रहा, इसलिए कैंडिडेट फिर से दोबारा टेस्ट दो। फिर सी चैन सोचने लगता है मैं बस अपने बेसिक फिजिकल फॉर्म का यूज कर रहा था, तो मैं लेवल 10 के स्टेट के साथ एक हाई टायर डी रैंक के बराबर हूँ। फिर उसके बाद वो अपने क्लास को स्विच करने लगता है और क्लास स्विच करने के बाद वो इन्फर्नल डेथ किंग मतलब डायर हाउंड किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है तो चलो देखते हैं मेरी कमजोर डिवॉर क्लास से अभी मेरी रैंक क्या आती है। फिर दिखाया जाता है जो डी रैंक हाई टायर था वो बदल कर सी रैंक मिड टायर हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट हक्का बक्का हो गए थे और वहीं इसे देखकर प्रेसिडेंट भी काफी हैरान हो गया था। और गाइस मैं फिर से बता देता हूँ, प्रेसिडेंट अपनी असली रैंक को छिपा रहा है। फिर यांग डी कहता है क्या एक सी रैंक मिड टायर, ये क्या बकवास है, जरूर मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। फिर एग्जामिनर कहता है रैंक फिर से चेंज हो गई, क्या सिस्टम में कोई खराबी है। और वो सोच रहा होता है मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। फिर हमें अंदर की तरफ डेमन हट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डर रहा होता है। फिर उसके बाद फिर से अनाउंस किया जाता है डेमन हट स्टेबल नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पा रही है, तो कैंडिडेट फिर से रिटेस्ट दे। फिर उसके बाद सी चैन सोचने लगता है अगर ऐसी बात है तो मेरी और 2 क्लास बाकी है, जब मैं अपने सबसे कमजोर क्लास में सी रैंक तक पहुंचा तो बाकी 2 क्लास में मैं किस रैंक तक पहुंचूंगा। फिर उसके बाद सी चैन अपने फिर से क्लास स्विच कर लेता है। फिर वो लेवल 10 के पुरगेटरी राक्षसा मतलब एबेसल फील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो कहता है तो चलो देखते हैं लेवल 10 के इस क्लास की असली ताकत क्या है। फिर वो जैसे ही पंच मारने वाला होता है सिर्फ उसे देखकर डेमन हट की आंखें काफी बड़ी हो गई होती हैं। फिर उसके बाद हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ का मौसम बदलने लगा था, जिसे देखकर प्रेसिडेंट के साथ साथ यांग डी भी हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। फिर जुओ का दूसरा भाई कहता है यह फिनोमिना लिटरल सेलेशियल ओमेन है, आज हिस्ट्री को फिर से लिखा जाएगा, हमारे डॉर्मेट्री का एक रूममेट गॉड टायर मास्टर बनने वाला है। फिर दिखाया जाता है सी चैन का पोटेंशियल एस रैंक का होता है, जिसे देखकर एग्जामिनर हैरान होते हुए कहता है क्या एक और एस रैंक का पोटेंशियल, और वहीं इसे देखकर यांग डी भी काफी हैरान होता है। फिर उसके बाद तभी उनके सिस्टम में वार्निंग आने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसका पोटेंशियल धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। फिर उसका पोटेंशियल ट्रिपल एस रैंक हो जाता है और सिस्टम भी वार्निंग देने लगता है कि इसका पोटेंशियल वैल्यू काफी ज्यादा है, सिस्टम इससे ज्यादा पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। और उसे देखकर एग्जामिनर की आंखें बाहर निकाल आती हैं। फिर उसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट के पीछे जो स्क्रीन होता है वो टूट जाता है। फिर एग्जामिनर दौड़ते हुए कहते हैं ये ठीक नहीं है, डेमन हट ओवरलोड हो गए हैं, अंदर जाकर हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट को कुछ न हुआ हो। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर आते हुए कहते हैं स्टूडेंट क्या तुम ठीक हो। पर जब वो सामने का नजारा देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट की जगह वो डेमन हट चुसे हुए आम की तरह हो गया था, मतलब उसका काम तमाम हो गया था। फिर एग्जामिनर कहता है क्या डेमन हट मर गया है, क्या इसे ज्यादा यूज करने की वजह से ये जल गया है। फिर सी चैन सोचने लगता है मैंने गलती से अपने पावर से उसे ज्यादा ही दबा दिया, इसलिए वो गला घुटने की वजह से मर गया, पर मैं इस बात से काफी हैरान हुआ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सी चैन ने उस डेमन हट को डिवोर कर लिया होता है जो एक रैंक ए का क्लास होता है कि ये 100 मीटर रेडियस के अंदर जो भी चीज है वो उन सभी के रैंक को देख सकता है और अगर कोई खतरा इसके रेंज में आ जाता है तो ये वार्निंग भी दे सकता है। फिर सी चैन सोचने लगता है तो ग्लूटोनी के पावर मशीन के कोर को भी डिवोर कर सकती है, मैंने ये सोचा ही नहीं था। फिर वो बाहर निकलने के बाद डेमन हट के क्लास को यूज करता है और वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे उनके सिर के ऊपर उन सभी के रैंक दिखने लगे थे। फिर सी चैन सोचने लगता है अब मैं सभी के असली रैंक को देख सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर तभी सी चैन किसी को देखकर हैरान हो जाता है और ये प्रेसिडेंट था जिसका असली रैंक सी रैंक मिड टायर था। उसे देखकर सी चैन सोचने लगता है तो गोंग टिंग अपनी असली ताकत को छुपा रहा था, पर तब भी वो एक मीडियोकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एग्जामिनर बाहर निकल कर कहता है ऐसा लगता है कि डेमन हट ओवरलोड होने की वजह से वो मारा गया है, इसलिए आज के टेस्ट को यहीं पर खत्म किया जाता है। और अगर सी चैन की डाटा की बात की जाए तो वो मशीन में खराबी की वजह से हुआ था, हम इसे हायर अप को रिपोर्ट करेंगे और जो लोग आज टेस्ट नहीं दे पाए वो कल आ जाएंगे, हम कल नई मशीन को तैयार करके रखेंगे। फिर उसके बाद सी चैन के जितने भी फ्रेंड थे वो सभी उसके पास आकर उसके तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर यांग डी आते हुए कहता है मुझे पता था एक तुम जैसा कचरा सी रैंक तक कैसे पहुँच सकता है और उसका पोटेंशियल एस रैंक तक कैसे हो सकता है, ये बस मशीन की खराबी थी, तुमने अंदर जाकर डेमन हट को मार दिया और तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, तुम्हारे वजह से स्टूडेंट काउंसिल को कल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या तुम्हारे वजह से जो हमारा समय बर्बाद होगा क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद सी चैन अपने लैट्रिन को रिलीज करते हुए सोचने लगता है ये आदमी कभी चुप नहीं होने वाला,
क्या मुझे इसे अपाहिज बना देना चाहिए? फिर तभी पीछे से गोंग टिंग आते हुए कहता है, क्यांग डी पीछे हट जाओ, अपने टीममेट से इज्जत से बात करो। फिर क्यांग डी कहता है, क्या सी चैन हमारा टीममेट? फिर गोंग टिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे स्क्वाड को ज्वाइन कर लो, चलो साथ मिलकर ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट का सामना करते हैं। सी चैन को प्रेसिडेंट के टीम में ज्वाइन करने का ऑफर देने को देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस बात से क्यांग डी की काफी ज्यादा जल रही होती है और वो सोच रहा होता है, अगर ये ज्वाइन हो गया तो हमारे टीम में से किसी को निकालना पड़ेगा, आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा। गोंग टिंग के टीम में ज्वाइन होने का मतलब ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस कंफर्म है। ऐसे कई लोग हैं जो काफी ज्यादा रिश्वत देकर हमारी टीम में आना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं लेते, तो आखिर ये कचरा कैसे आ सकता है? लेकिन गोंग टिंग ने उसे खुद ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, तो मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता। फिर वो सी चैन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दबाते हुए कहता है, अब जबकि ऐसी बात है तो तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है। पर सी चैन अपने हाथ से उसके हाथ को झटकाते हुए कहता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसकी बातें सुनकर क्यांग डी के साथ साथ गोंग टिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर क्यांग डी गुस्से से कहता है, हे बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हमारे स्क्वाड की ताकत पूरे स्कूल में नंबर 1 है। फिर सी चैन कहता है, इससे मुझे कोई लेने देने नहीं है। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है, और तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, अब मुझे परेशान मत करो। और इस बात से क्यांग डी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वही लोग बात कर रहे होते हैं, सी चैन में काफी ज्यादा हिम्मत है, उसने गोंग टिंग के ऑफर को मना कर दिया। पर फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को मना करने की? क्या हो अगर वो सिस्टम एरर ना हो? अगर सी चैन सी रैंक मिड टायर पर हो तो वो तो अकेले ही फर्स्ट प्लेस को जीत लेगा। और वहीं उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो लोग गोंग टिंग और क्यांग डी का मजाक उड़ा रहे थे। फिर गोंग टिंग कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है ब्रदर सी चैन के कुछ अपने आइडियाज हो। फिर उसके बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे अफसोस है कि वो दोनों एक टीम में नहीं हैं, नहीं तो स्कूल हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड बन सकता था। फिर लिंग यू कहते हैं, क्या ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है? गोंग टिंग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, बचपन से ही उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसे मना करना मतलब खुलेआम वॉर के लिए चुनौती देना। हमारे प्रेसिडेंट कोई ऐसे नहीं है जिनसे निपटना आसान है। फिर क्यांग डी कहता है, सभी लोग सिस्टम एरर की वजह से उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्या उसे सच में लगता है कि वो मिड टायर सी रैंक का अवेकनर है? फिर गोंग टिंग कहता है, अगर क्या हो उसका टेस्ट गलत ना हो, क्या हो अगर वो सच में एक सी रैंक का अवेकनर हो, भले ही 100 मिलियन में से अगर उसका एक भी चांस जीतने का हो, तो भी मैं उसे अपना फर्स्ट प्लेस नहीं दे सकता। फिर क्यांग डी कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, वो सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास रियल कॉम्बैट का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है और हम इलाइट है जिन्होंने सीक्रेटली डीमन लेयर में कई बार बैटल की है। कैसे रहेगा कि मैं आपकी तरफ से उसे एक अच्छा सबक सिखाऊं? फिर गोंग टिंग कहता है, क्या तुम्हारे नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ? फिर क्यांग डी कहता है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर गोंग टिंग कहता है, मैं कैरियोके जाने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए टीम मेंबर को इकट्ठा करके तुम ही चले जाओ और तुम जो भी करते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए क्यांग डी चुप रहता है। फिर वो अगले ही पल स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं जो भी करूंगा उसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यांग डी कह रहा होता है, क्या सच में सी चैन अभी स्कूल में नहीं है? और उसके सामने गोंग चैन का चमचा होता है जो कह रहा था, हाँ ब्रदर क्यांग, मैंने सुना है वो कह रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए अपने घर जा रहा है, यहाँ तक कि वो बिना कुछ खाए बिना ही स्कूल से चला गया। फिर उसके बाद क्यांग डी कैन के ऊपर अपना पैर मारते हुए कहता है, हेवन भी मेरी मदद कर रहा है, अगर स्कूल की जगह उससे बाहर निपटने की बात है तो हम उसे और भी बुरे तरह से पीट सकते हैं। सी चैन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर हमें सी चैन को दिखाया जाता है जो चलते हुए सोच रहा था, मेरे पास्ट लाइफ में एक कंट्री के सेंट के इलाके में एक पीक गिल्ड टीम एक एक्सीडेंट में फंस गया। डीमन लेयर के अंदर उनका सामना एक ऐसे डीमन से हुआ जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था और उसका नाम था रैथ। और गाइस, जो रैथ है वो एक डीमन किंग है। रैथ के हाथों वो पूरी पीक गिल्ड टीम खत्म हो गया। फिर वो डीमन लेयर से बाहर निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अभी पता है। वो डीमन लेयर जहाँ रैथ है उसे ढूंढने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, पर इस प्लान को शुरू करने के लिए मुझे काफी ज्यादा पैसा चाहिए। फिर उसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है और एक मिथ्रिल गिल्ड होती है जहाँ मॉन्स्टर के मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है और सी चैन बताता है कि फ्यूचर में मॉन्स्टर मटेरियल को एक्सचेंज करने वाली कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड बन जाएगी। वेपन और इक्विपमेंट अवेकनर के पावर को बढ़ाती है और मॉन्स्टर एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पर इन्हें खरीदा और बेचा जाता है और ये अभी मेरे लिए सबसे जल्दी पैसे कमाने का तरीका है। फिर उसके बाद सी चैन वहाँ पर कुछ फैंग को देता है। फिर वहाँ के एक आदमी उस फैंग को देखते हुए कहता है, तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम्हें ये कहाँ पर मिला? फिर सी चैन कहता है, ये मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ था। फिर वो मैनेजर कहता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बगल में खड़ी लड़की कहती है, ये एक ई रैंक के क्लाउड टाइप मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ है, ये शायद बीस्ट सांक्सन का फैंग है। और गाइस, यहाँ डायर हाउंड को ही सांक्सन कहा जा रहा है, इससे एक ग्रेड का क्लाउड टाइप स्केप्टर बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैनेजर उस फैंग को छोड़ देता है और कहता है, अपना लेक्चर देना बंद करो, एक ए ग्रेड के आइटम के लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर वो मैनेजर कहता है, हमारा एक्सचेंज हमेशा से एक वीआईपी सिस्टम रहा है, जो भी यहाँ अवेकनर आता है उसकी एक अच्छी पहचान और स्टेटस होती है, ऐसे एक ई ग्रेड आइटम को पहचानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो मैनेजर सोचने लगता है, हाल ही में हाई ग्रेड कस्टमर कम आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे सुपरवाइजर में प्रमोट होने में काफी लंबा समय लग जाएगा। सच में मैं कितना अलग क्यों, ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके साथ अपना समय बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं
नहीं होता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे किसी न्यूबी को दे दूं। फिर उसके बाद वो मैनेजर वहाँ से जाते हुए कहता है, लिटरली आगे का काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। फिर उसके बाद लिटरली उसको पैसे दे देती है और कहती है, अगर आपको किसी और चीज में मदद चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं। फिर सीचन उन पैसों को लेते हुए कहता है, 18,000 ये अभी किराए के लिए काफी होंगे। फिर उसके बाद सीचन अपने पास से उस पुरगटरी राक्षसा का एक शॉट को निकालते हुए कहता है, जरा इसे देखो। उस शॉट को लिटरली देखकर काफी इम्प्रेस होते हुए कहती है, ये ग्रेट शॉट तो काफी कूल दिख रहा है, पर मैंने ऐसा शॉट पहले कभी नहीं देखा। मेरे ख्याल से ये ग्रेट शॉट बी ग्रेड का होगा या शायद ये ए ग्रेड का भी हो सकता है। फिर तभी वह मैनेजर आते हुए कहता है, ए ग्रेड? क्या तुम सपना देख रही हो? मार्केट में एक ए ग्रेड वेपन की कीमत मिलियन से भी ज्यादा होती है और मैंने पूरे लाइफ में ए ग्रेड का आइटम एक बार भी नहीं देखा। फिर तभी वहाँ का बॉस आते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये ना तो बी ग्रेड का है और ना ही ए ग्रेड का है। और उसे देखकर उस मैनेजर के हाव भाव बदल जाते हैं। फिर वो कहता है, बॉस आपकी आंखें काफी तेज हैं, मैंने पहले ही कहा था एक गरीब से स्टूडेंट के पास इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है। फिर उनका बॉस कहता है, ये साफ साफ दिख रहा है ये पुरगेटरी लैंड से है, ये एक एस ग्रेड का इक्विपमेंट है। और एस रैंक का नाम सुनकर वो मैनेजर हक्का बक्का हो गया था। फिर उसके बाद वो बॉस सीचन के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, आप जैसे प्रीशियस मेहमान का हमारे यहाँ स्वागत है, प्लीज आप हमारे वीआईपी रूम में चलिए और आप किसी भी रिक्वेस्ट को हमसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सीचन स्माइल करते हुए सोचने लगता है, आखिरकार तुम आई क्या यांगजी। फिर उसके बाद वो लोग वीआईपी रूम में चले जाते हैं। फिर किंग से कहता है, सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस वेपन को कितना में बेचना चाहते हैं? फिर सीचन कहता है, मैं 1 मिलियन में बेचना चाहता हूँ। फिर किंग से कहता है, क्या आप सच में इसे सिर्फ 1 मिलियन में बेचना चाहते हैं? सर क्या आप जानते हैं एक ए रैंक इक्विपमेंट भी मिलियंस में बिकती है और अगर एक एस रैंक वेपन की बात की जाए तो वो मार्केट में 10 मिलियन से कम में नहीं मिलता। फिर सीचन कहता है, मैं इस एस रैंक वेपन को गिरवी में रखकर 1 मिलियन का लोन लेना चाहता हूँ, मैं इस 1 मिलियन को 1 महीने बाद वापस चुका दूंगा। उसकी बातें सुनकर किंग से हैरान होते हुए सोचने लगता है, एक एस रैंक के वेपन को लोन के लिए गिरवी में रखना, क्या ऐसी किसी चीज के बारे में एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सोच भी सकता है? ऐसा लगता है कि उसका इस वेपन को बेचने का इरादा नहीं है, वो अपने उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। क्या वो अमीर घर से एक भागा हुआ बच्चा है या वो एक छिपा हुआ प्रोडिजी है जो अपनी असली एबिलिटी को छिपा रहा है? किसी भी तरह से सोचो वो मुझे कोई मामूली बच्चा नहीं लगता। फिर सीचन कहता है, मैं पूरे अमाउंट को 1 महीने बाद चुका दूंगा और इस 1 महीने का मैं 10% इंटरेस्ट भी दूंगा। फिर किंगजी लिटिल लू को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर उसके जाने के बाद किंगजी कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है और वहाँ के सीनियर ग्रेजुएट होने वाले हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट होने वाला है और इस साल का असेसमेंट ठीक 1 महीने बाद होने वाला है और जो उस असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर आता है उसे ठीक 1 मिलियन दिया जाएगा और आपका लोन अमाउंट भी 1 मिलियन है जिसे आप कह रहे हो कि ठीक 1 महीने बाद चुका दोगे। चाहे पैसे की बात की जाए या डेट की, दोनों बिल्कुल मैच खाते हैं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम पूरा कॉन्फिडेंट हो कि तुम उस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर आओगे। अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो तुम 1 महीने बाद फर्स्ट प्लेस को जीतकर उसके रिवॉर्ड के 1 मिलियन को ले सकते थे, पर तुम यहाँ एक एस रैंक के रेयर आइटम को गिरवी रखकर लोन ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी पैसों की सख्त जरूरत है और ऐसे जोखिम भरे तरीके का यूज करने का मतलब है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 1.5 मिलियन अभी के अभी देता हूँ। 1.5 मतलब 1.5, वो भी 1 महीने का 0 इंटरेस्ट के साथ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसे हमारे बीच की फ्रेंडशिप की एक शुरुआत समझो। उसकी ऐसी बातें सुनकर सीचन भी थोड़ा हैरान होता है। फिर किंग से एक आंख मारते हुए कहता है, चिंता मत करो, आज हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करना हो तो तुम हमें याद रखना और अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो चीज तुम्हें देने की। फिर सीचन सोचने लगता है, वो कुछ ही डिटेल से ही मेरे सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया, वो सच में तारीफ के लायक है और इसके अलावा मेरे सिचुएशन का फायदा उठाने के बजाय वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का ऑफर भी दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि किंग्स इस मिथरल एक्सचेंज गिल्ड को दुनिया का नंबर 1 गिल्ड बना देगा। फिर वो किंग्स से हाथ मिलाते हुए सोचने लगता है, मैं रात को खत्म करने के लिए सिर्फ अपनी ही ताकत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता बल्कि मुझे कुछ भरोसेमंद साथियों की जरूरत है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ किंग्स ने एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो कहता है, मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं और उसके अकाउंट में 1.5 मिलियन आ गया था। फिर किंग्स कहता है, तुमने इतने रेयर वेपन को हमें गिरवी में दे दिया है तो तुम ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट में क्या यूज करोगे? अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हें कुछ अच्छे वेपन उधार में दे सकते हैं। हमारे पास अभी के लिए कोई एस रैंक इक्विपमेंट तो नहीं है लेकिन हमारे पास काफी अच्छा खासा ए और बी रैंक इक्विपमेंट है। फिर उसके बाद सीचन कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद सीचन अपने दूसरे शॉट को निकालते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी एक और वेपन है और एक ग्रेट शॉट बिल्कुल उसी के जैसे है जैसा शॉट मैंने तुम्हारे पास गिरवी रखा है। और सीचन के पास एक और एस रैंक वेपन को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सीचन उस शॉट को फिर से रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर किंग से कहता है, सच में आजकल काफी ज्यादा टैलेंटेड यंग लोग हैं
प्लीज अपना ख्याल रखना। फिर किंग से कहता है तुमने एक इम्पोर्टेंट कस्टमर की मदद करना कंटिन्यू रखा, तुम्हें प्रमोट किया जाता है। जिस बात से लिटिल लू काफी खुश होती है और वहीं वो मैनेजर रो रहा होता है। और गाइस मैं बता दूं किंग अपने गिल्ड का गिल्ड लीडर है। फिर सी चैन को दिखाया जाता है जो अचानक रुक जाता है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है मुझे कुछ खरीदना है, पर यहाँ पर बताया नहीं जाता कि सी चैन ने क्या खरीदा। फिर दिखाया जाता है सी चैन गैंगचेंग काउंटी के बस स्टेशन में आ गया होता है। फिर वो सोचने लगता है मेरे पास्ट लाइफ में मेरे फैमिली को पैसों की वजह से काफी लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा। उस समय भले ही मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन मैं अवेकन नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी गिल्ड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने छोटे बड़े कई काम किए, लेकिन फिर भी मैं किराया चुकाने तक के पैसे कमा पाया। सियोन और मुझे जीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जब सी चैन छोटा था। किराया चुकाने के बाद हम फिर से कंगाल हो गए। फिर सियोन कहती है चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे ट्यूशन का काम मिला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सियोन को इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्सेप्ट लेटर आया होता है। फिर सियोन उस लेटर को फाड़ते हुए कहती है आखिरकार मैं एक्सेप्ट हो गई, लेकिन ये मुझसे काफी दूर है और मैं अपने बड़े भाई के पास रहना चाहती हूँ। फिर सिचन सोचने लगता है वो पैसों को लेकर मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सपनों को कुचल दिया। वो मेरे वजह से अपने ड्रीम स्कूल में नहीं जा पाई। फिर प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिचन इधर उधर घूर घूर के देखते हुए सोचने लगता है उसे काफी देर हो गई है, उसे तो अब तक बस से उतर जाना चाहिए था। फिर तभी पीछे से कोई बड़े भाई करके चिल्लाती है और ये सियोन थी जो कहती है भाई मैंने तुमसे कितना बार कहा है अगर तुम्हें किसी को लेने जाना है तो तुम्हें एग्जिट की तरफ खड़े रहना चाहिए, ना कि एंट्रेंस में। हम फिर से इस महीने के किराया चुकाने के बाद कंगाल हो गए हैं। उसे देखकर सिचन काफी हैरान हो जाता है। फिर सियोन कहती है बड़े भाई आओ और इस सामान को उठाने में मेरी मदद करो। बड़े भाई आखिर तुम वहाँ बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो? पर तभी सिचन आकर उसे गले लगा लेता है, जिससे सियोन को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर सिचन स्माइल करते हुए सोचने लगता है तुम्हें देखे हुए 7 साल हो गया, आखिर 7 साल बाद मैं तुम्हें फिर से वापस देख पाया हूँ। फिर उसके बाद सियोन अपने दोनों उंगली से पिंच करते हुए कहती है क्या तुम मुझे गला घोट कर मारना चाहते हो? फिर वो अपने बैग को सिचन के पास फेंकते हुए कहती है तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है? चलो जल्दी घर चलते हैं। फिर उसके बाद वो आपस में बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। फिर सिचन स्माइल करते हुए सोचने लगता है मैं इस बार तुम्हें जरूर बचाऊंगा, अब से तुम्हें और भी परेशानियों को झेलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यांगडी कुछ लोगों के साथ होता है जो कहता है वो कमीना सिचन इसी रास्ते से ही अपना घर जाएगा, सभी लोग यहाँ छिप जाओ और जैसे ही वो दिखाई दे सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर देना। मुझे मेक श्योर करना है कि वो एक अच्छा सबक सीखे, उसे भी पता चलना चाहिए कि मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है।